जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में जहां से हमने डिसकंटिन्यू किया था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने पार्ट 1 देखा था, अभी इस लेक्चर में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 क्या है? वेरियस इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो क्या है इश्यूज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वेरियस इश्यूज क्या है बेटा? 1 मतलब ए मैंने नाम दिया है, फिर बी है, सी है, डी है और ई है। ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो आते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उस चीज को हम लेकर डिस्कस करेंगे आगे। पहला आता है मिक्स्ड प्रॉपर्टी। अगर सपोज प्रॉपर्टी ऐसी होती जो प्रॉपर्टी अपन ने क्या पार्टली उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे होते हैं और पार्टली उसको किस लिए यूज कर रहे होते बेटा? उसको हमने लेट आउट करके रखा होता। अगर पार्टली बिजनेस के लिए कर रहे होंगे ना, तो बेटा बिजनेस के लिए पार्टली अगर यूज कर रहे हैं, बिजनेस यूज के लिए, तो इंड AS 16 में जाना चाहिए। अगर हम यूज कर रहे हैं पूरा इन्वेस्ट लेट आउट कर रहे हैं तो इंड AS 40 में जाना चाहिए। हम इंड AS 40 की बात करें तो बेटा ऐसे कैसे हम उसको सेपरेबल करें या सेपरेबल नहीं है, हम उसको डिसाइड करना जरूरी है। तो हम डिसाइड करेंगे कि वो प्रॉपर्टी सेपरेबल है या नहीं। मिक्स प्रॉपर्टी मतलब पार्टली यूज फॉर व्हाट? पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर लेट आउट पर्पस। अगर वो पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर लेट आउट पर्पस है तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया? मिक्स्ड प्रॉपर्टी। उसको क्या बोलेंगे भैया? मिक्स्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, मिक्स्ड प्रॉपर्टी के बाद आगे तुरंत दो बात आती है कि वो सेपरेबल है या नहीं सेपरेबल है। सेपरेबल है तो क्या होगा, नॉट सेपरेबल है तो क्या होगा? तो देखो तुरंत सेपरेबल, अगर वो प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? अगर वो प्रॉपर्टी बेटा यहां पे सेपरेबल होती है तो क्या होगा? और नॉट सेपरेबल होती है, उसको सेपरेट हम नहीं कर सकते तो क्या होगा? अगर सेपरेबल है बेटा तो देखते हैं कि वो बिजनेस यूज के लिए जितना होगा, जितना बिजनेस यूज के लिए होगा, उस हिस्से को हम क्या करेंगे? इंड AS 16 में डालेंगे। कहां पे डालेंगे? उससे अप्लाई क्या होगा? इंड AS 16। क्योंकि धंधे में वो प्रॉपर्टी यूज हो रही तो क्या है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसलिए वो कहां पे जाएगा? इंड AS 16 में। लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि सेपरेट करने के बाद में दो भाग में बढ़ गया, बिजनेस का पार्ट अलग हो गया और लेट आउट। तो लेट आउट वाली बात है, सभी जो भी लेट आउट की बात, प्रॉपर्टी की बात आती है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी अगर हमने किया तो वो जाएगा इंड AS 40 में। और इंड AS 40 में जब वो जाएगा तो इंड AS 40 उसके पर क्या होगा? अप्लाई होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब ये बात आती है कि जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, हम सेपरेट, ये लेट आउट प्रॉपर्टी अगर हमने दोनों को फर्क बता दिया कि बिजनेस के लिए यूज होती है, ये किसके लिए? लेट आउट पर्पस के लिए है। बट सेपरेबल तभी माना जाएगा कि ये बिजनेस वाली प्रॉपर्टी, इसको लेट आउट करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लीज करेंगे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लीज करेंगे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक? या इसको सेल कर देंगे ना तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो दो प्रॉपर्टी को सेपरेट किया गया ना, एक प्रॉपर्टी को बेचने या लीज पे देने से दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, उसी को हम सेपरेबल मानेंगे बेटा। उसको क्या मानेंगे हम? सेपरेबल प्रॉपर्टी। तो वही मैंने लिखा है सेपरेबल, वही सेपरेट। अगर वो सेल और लीज करने पे, लीज कौन सा? फाइनेंसिंग लीज है ना। तो लीज करने पे, फाइनेंसिंग लीज देने पे, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में इंड AS 40 लगता है, आप सभी को पता है, और फाइनेंसिंग लीज में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, तो वहां पे क्या नहीं लगता बेटा? न इंड AS 16 लगता है, न इंड AS 40 लगता है। तो यहां पे सेल और या फाइनेंसिंग लीज पे देने के लिए अगर वो प्रॉपर्टी सेपरेबल है तो दूसरे को इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या हम मानेंगे? उसको सेपरेबल। अगर फर्क पड़ेगा तो नॉट सेपरेबल हो गया वो। अगर वो नॉट सेपरेबल है तो क्या हो जाएगा बेटा? सेल करने पे या लीज देने पे कैन नॉट विदाउट अदर पोर्शन। मतलब क्या? सेल और लीज कैन नॉट, नहीं कर सकते, उसको सेल नहीं कर सकते, लीज पे नहीं दे सकते विदाउट अदर पोर्शन। ये पोर्शन और ये पोर्शन, अगर ये पोर्शन इसके बिना नहीं दे सकता या इसके बिना ये नहीं दे सकता, तो भैया वहां पे क्या लगेगा? सिंपल सी बात है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इनसेपरेबल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे उसको? इनसेपरेबल। सपोज मेरे पास एक है रूम, उसके अंदर दो पार्टीशन है, एक को लीज पे देंगे तो दूसरे को प्रॉब्लम है, दूसरे को देंगे तो इसको प्रॉब्लम है, इसको बेचेंगे तो इसको प्रॉब्लम है, तो ये वजह से उसे इनसेपरेबल बोलेंगे। मतलब जिसको एक की वजह से दूसरे को अफेक्ट पहुंचे उसे हम क्या बोलेंगे? इनसेपरेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इनसेपरेबल प्रॉपर्टी आया तो वहां पे क्वेश्चन ये बात आती है बेटा कि सिग्निफिकेंट यूज कहां, इंपॉर्टेंट ज्यादा यूज कहां है? अब दो बात होगी, इफ सिग्निफिकेंट पोर्शन यूज्ड इन बिजनेस, is significant portion used in business, if significant portion नहीं, if insignificant portion used in business, मतलब अगर वो significant है या significant नहीं है, मतलब insignificant और significant। अगर insignificant business में यूज हो रहा है
और सिग्निफिकेंट बिजनेस में यूज हो रहा है, तो वहां पे इंडेस कौन सा अप्लाई होगा? सिंपल सी बात। अब क्वेश्चन माइंड में आपके ये आया होगा, सर सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट क्या होता है? सिग्निफिकेंट मतलब होता है कि 20% या उससे ज्यादा उसका यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? 20% या उससे ज्यादा यूज हो रहा है धंधे में ना। सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी यूज इन बिजनेस, तो धंधे में उस प्रॉपर्टी का 20% या उससे ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसे हम मानेंगे सिग्निफिकेंट, और उसके ऊपर लगेगा इंडेस कौन सा लगेगा बेटा? 16। सिग्निफिकेंट के अंदर क्या लगेगा? इंडेक्स 16। उसे बोल देंगे ऑन अप्लाई, ऑन होल प्रॉपर्टी पे अप्लाई, पूरे प्रॉपर्टी पे अप्लाई। सपोज एग्जांपल लेते कि मेरे पास प्रॉपर्टी थी, उसका 19% सॉरी 21% मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, अदर दूसरे के लिए यूज कर रहा हूं, तो सिग्निफिकेंट पोर्शन का 20% अगर बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो होल प्रॉपर्टी हमारा इंडेक्स 16 ही लगेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बट अगर इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट कैसे पता चलेगा? लेस देन 20%, लेस देन 20% हम यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो हम बिजनेस के लिए इनसिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी यूज करें, फिर उसका वैल्यूएशन कहां पे होगा बेटा? उसको हम अप्लाई क्या करेंगे? इंडेक्स 40। देख सकते हो, इफ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज यूज्ड इन बिजनेस, इंडेक्स 40 लगेगा ऑन होल प्रॉपर्टी। अब सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट का मतलब मैंने यहां पे दिया है, आप देख सकते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? 20% और मोर, और इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है लेस देन 20% यूज कर रहे हैं हम। बात समझ में आई बेटा? इतना आपको समझ में आया होगा, होप सो, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते। ये पार्ट ए मैंने पढ़ा, किसका? मिक्स प्रॉपर्टी में। हम ये वेरियस इश्यूज की बात कर रहे हैं। दूसरा हमें क्या देखा? लेट आउट प्रॉपर्टी टू एम्प्लॉय। कोई एम्प्लॉय है अपना, उसको हमने लेट आउट किया प्रॉपर्टी, लेट आउट टू एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ऑन रेंट, रेंट पे उसको दिया भैया। अब हम उसको रेंट पे दे रहे एम्प्लॉय को, तो उससे रेंट चार्ज करें, चाहे वो मार्केट वैल्यू पे करेंगे या उससे कम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मार्केट वैल्यू पे करो, चाहे उससे कम करो या ज्यादा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे ऑलवेज वैल्यू होगा इंडेक्स 16। क्यों लगेगा भैया? अपने ही आदमी लोग हैं, अपने आदमी लोग को तुमने भाड़े पे दिया है, तो वहां पे प्रॉपर्टी किसकी? तुम्हारी खुद की, ग्रुप अंदर ही यूज हो रहा है ना, इसलिए। तो लेट आउट प्रॉपर्टी एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ऑन रेंट, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे बेटा? ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। इसको बोलेंगे ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। वहां पे अंडर इंडेक्स 16, अंडर इंडेक्स 16 के अंदर उसको क्या बोलेंगे? ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, वेदर रेंट इज चार्ज एट मार्केट रेट और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको कहां करेंगे? इंडेक्स 16 में लेके जाएंगे और वहां पे पढ़ देंगे उसको। ठीक, नेक्स्ट बात आती है किसकी बेटा? एंसिलरी सर्विस सुना होगा आपने, ये भी सुना होगा कि भैया लीज पे दे रहे, लेसर लेसी को लीज पे देता है, टैक्स में पड़ा होगा, है ना। एमिनिटी साथ में देते हैं, तो अगर वो सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर वो सेपरेबल नहीं है एमिनिटीज के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रांसफर करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। ओके, तो वैसे ही सेम यहाँ पे एंसिलरी सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं, कौन प्रोवाइड कर रहा है? लेसर प्रोवाइड कर रहा है किसको? लेसी को। लेसर दे रहा है किसको बेटा? लेसी को। लेसर किसको? मतलब भाड़े का जो मालिक है ना, मालिक, वो मालिक किसको दे रहा है बेटा? अपने भाड़ुत्री को दे रहा है। भाड़ुत्री को दे रहा है क्या? घर के साथ साथ, जो प्रॉपर्टी के साथ साथ, हाउस प्रॉपर्टी या जो भी है बिल्डिंग, उसके साथ प्रॉपर्टी के साथ साथ वो क्या दे रहा है? उसके साथ एंसिलरी सर्विस दे रहा है, वॉचमैन दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, मेंटेनेंस कुछ दे रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एंसिलरी सर्विस। उसके सर्विस के साथ साथ कुछ और दे रहे हैं, प्रॉपर्टी के साथ साथ भाड़े पे देने के बजाय उसको कुछ भाड़े के साथ साथ कुछ और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम बोलेंगे एंसिलरी सर्विस, उसके साथ वाला सर्विस। ठीक है बेटा। अच्छा, एंसिलरी सर्विस कौन दे रहा है? लेसर दे रहा है लेसी को। तो यहां पे विल नॉट हैव एनी इफेक्ट, कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। किसके? इनके वैल्यूएशन में, इनके वैल्यूएशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्लासिफिकेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉपर्टी वापिस से भैया 40 के अंदर ही उसको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। किसके अंदर करेंगे? इंडेक्स 40 के अंदर। अगर लीज पे दिया जाता था तो इंडेक्स 40 लगता था बेटा। अगर वो फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज था तो सेम वैसे ही कहानी मानेंगे कि हम उसको दे के रखे हैं, किसको? अपने लेसी को, और लेसी को देने के साथ उसके साथ एंसिलरी सर्विस दे रहे, तो एंसिलरी सर्विस ऑल्सो कंसीडर्ड एज इंडेक्स 40 के अंदर ही आएगा। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे एंसिलरी दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक, चल सॉरी। अब यहां पे बात आती है, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है बेटा? एंसिलरी सर्विस वाले का एक एक्सेप्शन है। आपने सुना होगा होटल वाला केस है ना, होटल वाला केस, और एकोमोडेशन भी देता है वो ना, आपका वो लॉन्ड्री वाला सर्विस भी देता है ना, भोजन का भी सर्विस देता है, तो सारे सर्विस वो दे रहे हैं। उस केस में, इन केस ऑफ होटल इंडस्ट्रीज, ये चीज अप्लाई नहीं होगा, ये चीज अप्लाई नहीं होगा इंडेक्स 40, वहां पे इंडेक्स 16 ही अप्लाई होगा, क्योंकि वो धंधे की बात है, और धंधे की बात है वहां पे
इंड एस 16 लगेगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्योंकि धंधे की बात में क्या होता है बेटा, फिक्स एसेट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात करते हैं, अपना ही एसेट है ना वो सब, तो उसमें क्या लगेगा बेटा, इंसिलरी सर्विस के अंदर इंड एस 16, ये याद रखना, 16 बोला होटल खोला, क्या याद रखना, 16 बोला होटल खोला, होटल इंडस्ट्री में क्या याद रखने का, 16 बोला होटल खोला, ठीक। एंसिलरी सर्विस लेसर टू लेसी, वहां पे क्या लगेगा बेटा, इंड एस 40, बट उसके लिए एक्सेप्शन क्या है, 16 बोला इंड एस होटल खोला, ठीक, समझ गए इतना। अब इसके आगे का 2 पार्ट है, वो हम फटाफट इसको मिटा के उसको लिख देते हैं, ठीक है। इतना फटाफट वीडियो को पॉज करो और कॉपी डाउन फास्ट। आप लोग बेटा इसको फोटो ले लो, ठीक है, चलो ले लिया, आगे बढ़े, चलो बेटा आगे। सॉलिड, चलो वो पार्ट लिखा रहने दो, ठीक है। अब हम सी के बाद क्या पढ़ेंगे, डी वाला पार्ट, डी पार्ट। अब डी पार्ट की अगर बात करें तो यहां पे लैंड हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लैंड विथ अनडिटरमाइंड यूज। कोई लैंड है, लैंड विथ अनडिटर यूज, ये क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम इसमें क्या है दिखाता हूं, बताता हूं। लैंड विथ अनडिटरमाइंड यूज, ठीक। अब लैंड है, उसको अनडिटरमाइंड यूज करे, वहां पे इंड एस 40 लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए उसका रीजन बता रहा हूं। अनडिटरमाइंड लैंड खरीदा, लैंड यूज कर रहे हैं हम, पता नहीं है कब तक यूज करेंगे, पता नहीं ना, डिटरमाइंड नहीं है, अनडिटरमाइंड है, तो कब से यूज करेंगे भाई, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए वहां पे लॉ साइलेंट है, और वहां पे ये बोला गया है कि अगर अनडिटरमाइंड लैंड हम यूज कर रहे हैं, अनडिटरमाइंड लैंड हम यूज करें बेटा, तो वहां पे क्या लगेगा, इंड एस 40 को ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे वहां पे, इंड एस 40। तो आप कभी भी याद रखना कि अगर लैंड क्या है बेटा, अनडिटरमाइंड यूज है, लैंड क्या है, अनडिटरमाइंड यूज है, तो वहां पे क्या लगेगा, इंड एस 40, क्या लगेगा बेटा, इंड एस 40। इसको लिख लो फटाफट, लिखो फटाफट, चलो ये लिख के हो गया आप लोग का बेटा, हाँ आप लिख के होगा, लिखो जिसको पढ़ा। नेक्स्ट ई, ट्रांजैक्शन ऑफ लीज, ये भी हो सकता है एक प्रॉब्लम, ट्रांजैक्शन ऑफ लीज इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस का नाम सुने हो ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, कंसोलिडेटेड, ये इधर लिख दे रहा हूं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है भाई, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है बेटा कि ग्रुप कंपनी का क्या बनाते हैं हम, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसको हम बनाते हैं जब एज अ ग्रुप होल। सपोज टाटा का बहुत सारे कंपनी है जिसका हम बोलते हैं टाटा टेनिस, टाटा मोटर, टाटा ज्वेलरी, मतलब टेनिस हो गया, टाटा टाइटन है, तो ये लोग अपना बैलेंस शीट जब बनाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ये सब लोग एक साथ ग्रुप एज अ होल बनता है, सबकी बैलेंस शीट इकट्ठा करके एक होल बैलेंस शीट टाटा ग्रुप की बनती है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे क्या बोलेंगे हम, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इतना करेक्ट है। चलो अब इसमें एक सवाल आता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ग्रुप के अंदर है, जो ग्रुप के अंदर लीज पे देके रखा है, उसको हम कैसे वैल्यूड करेंगे, उसको हम कैसे इंडेक्स लगाएंगे। तो वहां पे आता है कि भैया जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लीज वाली चीज दिखती है तो उसको क्या करो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट कर दो, निकाल दो उसको, क्या करो उसको एलिमिनेट कर दो। अब एलिमिनेट उसको तो कर देंगे, फिर आगे क्या होगा, तो आगे होगा उसका दो चार्ट में बना रहा हूं और उसको आप समझेंगे। एलिमिनेट करने के बाद में यहां पे हम चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो आप समझ लो फटाफट। चलो बेटा
यहाँ पे देखो, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इन किसमें बेटा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटेंजिबल नहीं बेटा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सॉरी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है। तो वहां पे दो चीज आती, बात क्या आती बेटा, पहली बात अच्छी बात और बुरी बात जो भी है, ठीक है, जो भी है सब अपनी बात है, घर की बात है, ठीक है। इफ क्या बेटा, प्रॉपर्टी, इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट, इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, एंड यूज्ड विद इन द ग्रुप, यूज्ड विद इन किसमें बेटा, विद इन द ग्रुप। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विद इन, यूज करे विद इन द ग्रुप। अगर प्रॉपर्टी भाड़े पे देना था, सपोज टाटा ग्रुप की प्रॉपर्टी है, उसने टाटा टाइटन को दे दिया भाड़े पे, लेट आउट किया, और टाटा टाइटन क्या कर रही है कि भैया उसको यूज कर रही है विद इन ग्रुप के अंदर ही यूज हो रहा है वो। तो विद इन ग्रुप जो यूज होता है वो उसका मालिक तो वही है ना, टाटा ही है ना मालिक, और मालिक कंपनी का भी मालिक वही है। तो इसे हम बोलेंगे कि भैया ये ओनरशिप, वो प्रॉपर्टी क्या कर रहे, खुद ही यूज कर रहा है। वी विल अप्लाई इंड एस, क्या करेंगे, वी विल अप्लाई, बेटा क्या होगा अप्लाई, वी विल अप्लाई क्या, इंड एस, इंड एस कौन सा बेटा, कौन बताएगा, इंड एस क्या लगेगा 16, क्यों, प्रॉपर्टी तो अपनी थी। तो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट यहां पे क्या लगेगा, इंड एस 16 सच प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी पे क्या लगेगा, इंड एस 16 लगेगा। इतना समझा सबको, ठीक है। अब दूसरे पहलू पे में जाते हैं, इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट, इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट, प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा, लेट आउट हो गई, ओके। एंड लेट आउट किसमें, विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप के अंदर ये लेट आउट हो गई, एंड ग्रुप के अंदर लेट आउट हुई भाई, ये भाई ध्यान रखना, ठीक है, लेट आउट की गई विद इन द ग्रुप। एंड फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं, अगेन क्या कर रहे हैं ये लोग, अगेन इसको कर रहे हैं, लेट आउट कर रहे हैं, AGAIN ना, अगेन लेट आउट हो रहा है, अगेन इसको क्या कर रहे हैं ये लोग, लेट आउट कर रहे हैं, किसको बेटा, थर्ड पार्टी को, किसको कर रहे हैं ये लोग, थर्ड पार्टी, लेट आउट टू थर्ड पार्टी। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि उनको लेट आउट किया था, उन्होंने क्या किया, सपोज टाटा ग्रुप ने किसको लेट आउट किया था, टाटा टाइटन को, और टाटा टाइटन ने उसको उठा के किसी थर्ड पार्टी को दे, रिलायंस इंफ्रा को दे दिया मान लो। तो वो थर्ड पार्टी को जो दे दिया ना, तो एक बात बताओ, थर्ड पार्टी को जो दिया, अब ग्रुप वाले यूज करे क्या, बिजनेस अपना यूज हो रहा है क्या, नहीं, टाटा ग्रुप यूज कर रहा है, नहीं, कौन यूज कर रहा है, रिलायंस वाला। तो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को यूज करना, वो लेट आउट, असली वाला लेट आउट यही हुआ। तो वहां पे इंडेक्स क्या लगेगा बेटा, 40, इंडेक्स 40 लगेगा। लेकिन वहां पे दो बात है, थर्ड पार्टी जो यूज कर रही है बेटा, वो थर्ड पार्टी क्या यूज कर रही है, कौन सा लीज पे लिया है, लीज वो कौन सा होना चाहिए बेटा, बोलो, लीज ऑपरेटिंग लीज है कि वो लीज कौन सा है, फाइनेंसिंग लीज है। ये दो सवाल दिमाग में आने चाहिए भाई। अब ये दो सवाल जैसे आया तो दिमाग की भैया बत्ती जल गई। थर्ड पार्टी को दे दिया लीज पे, लेकिन वो ऑपरेटिंग लीज दिया या फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, उसके पास रहती, समझो एक तरीके से अज्यूम कर दे, बट अपने पास ऑपरेटिंग लीज पे ओनरशिप रहता है। तो ऑपरेटिंग लीज में क्या लगेगा, अप्लाई क्या करेंगे बेटा, बोलो, अप्लाई यहां पे करेंगे इंड एएस, कौन सा बेटा, इंड एएस कौन सा लगेगा, 40, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज है, इसलिए यहां पे लगेगा ऑन किसमें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक, समझ गए इतना। अगर वही बात लीज कौन सा, फाइनेंशियल लीज रहा, तो फाइनेंशियल लीज में आप समझते हो कि फाइनेंशियल लीज में अज्यूम क्या करते हैं, ओनरशिप थर्ड पार्टी के पास चला जाता है ना, अज्यूम करते हैं ओनरशिप किसके पास चला जाता है, थर्ड पार्टी के पास, और थर्ड पार्टी के पास चला गया तो वहां पे कुछ
वो अपने हिसाब से वो लोग अप्लाई करेंगे। वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे कैन नॉट अप्लाई हो जाएगा बेटा, कैन नॉट अप्लाई क्या, इंड एस कौन सा बेटा, ना 40 होगा और ना 16 होगा, यहाँ पे कोई भी इंडेस अप्लाई नहीं होगा। तो ये आप इसको अपने दिमाग में ये चार्ट को बना लीजिए और इसको याद रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। इसमें क्या लिख दूं मैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन सीएफएस। ठीक, अब याद रहेगा। चलो, आईपी नहीं समझता, आईपी एड्रेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस बना दिया, यहाँ पे लाइन है। ठीक है, तो ये बेटा ये इसके वेरियस इश्यूज थे। जो वेरियस इश्यू कितने थे, 5 थे, मैंने आप सभी को बताया, ए बी सी डी ई 5 पॉइंट थे जो वेरियस इश्यू आपके सामने मैंने डिस्कस किया। हाँ ठीक है, वेरियस इश्यू आपके सामने डिस्कस किया। बाकी का जो पॉइंट है ना इसका, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के सिर्फ इतना ही, इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।